सभी भाई बहनों को स्नेहिल शुभ संध्या। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हिंदी भाषा शिक्षण सभी एग्ज़ामों में लगभग सीटेट में अति महत्वपूर्ण है। तो देखे होंगे, देखिए इसमें जैसा पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और इसमें राष्ट्रभाषा अगर नहीं है तो राजभाषा पहले अति महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाए कि हमारी हिंदी कौन सी भाषा है, तो राजभाषा है। ठीक, अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भी हिंदी है। और दूसरा जो प्रश्न है, मानक भाषा क्या है? जो मतलब मानक भाषा मानी जाती है उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। जो व्याकरण से मिल करके बनी हुई है वो साहित्यिक भाषा है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास किससे होता है? हिंदी भाषा का जो विकास है वो खड़ी बोली भाषा से हुआ है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है का जो विकास होता है वो खड़ी बोली से होता है, न कि क्षेत्रीय भाषा, न कि लोकल भाषा से होता है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों को अभिव्यक्तिकरण है। ये किसने कहा है? भाषा स्वर एवं ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। अभिव्यक्तिकरण मतलब अपने भावों को जो है विचार करना, आदान प्रदान करना, उसे किसकी परिभाषा है? स्वीट की है। ये परिभाषा किसकी है? स्वीट की। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्र की बोली क्या है? तो ये है हल्दी बोली। जो मध्य प्रदेश के आदिवासी जैसे इंदौर क्षेत्र में आता है तो हल्दी बोली है। हल्दी वो किचन वाली हल्दी नहीं, हल्दी पूरा ला है इसमें, देखिए हल्दी भाषा है यहाँ पर जो है। फिर इसके बाद प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो आपको हमने पढ़ाया था कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो उत्तरी शाखा से इसका विकास हुआ है। फिर इसके बाद है, मध्य प्रदेश के सागर संभाग की स्थानीय भाषा क्या है या बोली क्या है? तो बुंदेली है। और भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल देना चाहिए? सुनना पर। आपको हमने बताया था जो कौशल हैं हमारे भाषा शिक्षण के, जो कौशल हैं, तो हमने बताया था कि पहले श्रवण, फिर वाचन, पठन, फिर लिखना। तो जो भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस क्रिया पर बल देना चाहिए? सुनने पर देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है वही जो है अच्छा वक्ता होता है। फिर है, वर्तमान में मानक हिंदी रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात मानक हिंदी जो वर्तमान में प्रयुक्त होती है तो किस प्रकार की है? खड़ी बोली हिंदी है। मालवी बोली का केंद्र स्थल क्या है? इंदौर है। मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है? उज्जैन है। देखिए, केंद्र एक अलग है और क्षेत्र अलग है। उस क्षेत्र के अंतर्गत में केंद्र आता है। तो जो मालवी बोली का अगर केंद्र पूछा जाए तो इंदौर है, क्योंकि केंद्र में आधा ना आता है और इंदौर में आधा ना आता है, तो ध्यान रखिएगा। और क्षेत्र अगर पूछे तो उज्जैन है। फिर बोली विकसित होकर भाषा का स्वाभाविक रूप ले लेती है। जो कोई भी जो बोली होती है वो वही विकसित हो जाती है और वो भाषा का स्वाभाविक रूप ले लेती है। प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा शिक्षण के दो उद्देश्य हैं, विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए और विचारों का अर्थ ग्रहण करने के लिए। ये दो जो है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। और प्रादेशिक भाषा जो हमारे प्रदेश में जैसे बोली जाती है, जैसे उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, इस प्रकार की जो प्रादेशिक भाषा होती हैं। फिर इसके बाद जो है, हिंदी को ही सरकारी भाषा की स्थान क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो सरकारी कार्यालयों में और सरकारी जितने भी ऑफिस हैं उनमें हर जगह हिंदी से ही पूरा लेखा जोखा होता है, हिंदी से ही पूरा कार्य किए जाते हैं, इसलिए उसको
राजभाषा का स्थान दिया गया है। फिर अगला है भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कोई 4 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये सिद्धांत है स्वाभाविकता का, प्रयत्न का, रुचि का, बोलना और लिखना। स्वाभाविकता, जो हम भाषा अर्जन के लिए भाषा शिक्षण के दौरान जो प्रयोग करते हैं वो स्वाभाविकता की, हमारी स्वाभाविकता क्या है, हमारे किस स्वभाव से हम उसको जो है अर्जन करते हैं, कैसे लिखते हैं और प्रयत्न कैसे करते हैं, रुचि, बोलना और लिखना, तो ये जो है सिद्धांत हैं। फिर इसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण में आने वाला बाधाओं को बताइए। तो उच्चारण स्तर है और वाचन स्तर है, लेखन स्तर है, श्रवण स्तर है, वाक्य रचना स्तर है और शब्दावली है। फिर अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की विधियाँ लिखिए। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की जो विधियाँ हैं, व्यवहार या प्रयोग विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष वाक्य विधि। जैसे हम मान लीजिए व्यवहार में, अपने व्यवहार में भाषा का किस प्रकार की लैंग्वेज का उच्चारण करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से अगर हम करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हिंदी शिक्षण में बताइए, सुनाइए कोई भी चीज़। जैसे हम मान लीजिए सीखते हैं या मान लीजिए कोई सपना देखते हैं तो अपने मातृभाषा में हिंदी में देखेंगे, ना कि अंग्रेजी में, है ना। तो इस प्रकार जो है व्यवहार में और प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप में जैसे हमने जो पढ़ा स्कूल में, वो अप्रत्यक्ष रूप में घर में भी हम वही लैंग्वेज का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और वाक्य रचना विधि, फिर इसके बाद वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी के वाक्य का निर्माण करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, इस प्रकार से। फिर है बालकों के विकास में मातृभाषा संपर्क भाषा का महत्व लिखिए। तो बालकों के विकास में मातृभाषा और संपर्क भाषा तो हमारी हिंदी जन भाषा है, ये है। तो इसके जो उत्तर है विचार साधन, ज्ञानार्जन साधन, विद्यालय जीवन का आधार, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और चारित्रिक विकास। ये जो है भाषा विकास में मातृभाषा और संपर्क भाषा का महत्व है। फिर अगला है पठन का अर्थ क्या है। तो पठन का अर्थ है सस्वर और मौन वाचन। अ का उच्चारण आ करना कौन सा दोष है, अभ्यासगत है। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है अर्थ ग्रहणता। कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है, किसका ध्यान रखा जाता है कविता शिक्षण में, शब्दों का कठिन निवारण। भाषी कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है, श्रवण कौशल। लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या है, वर्ण आपको हमने पढ़ाया है। सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है, स्वर वाली, वर्ण जो अक्षर होते हैं। फिर है लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है, अनुकरण करना। ये आपको हमने बताया ही है अभी जब भाषा शिक्षण पढ़ा रहे थे। मौन वाचन से क्या आशा है, बिना बोले पढ़ना। जैसे कभी कभी हम भी उसका प्रयोग करते हैं क्लास में, कक्षा में, कि मौन वाचन करिए। मौन वाचन का मतलब होता है मुंह के अंदर ही पढ़ना, याद करना और उच्चारण न करना। और जब हम जैसे कोई कविता पढ़ने के लिए बोलते हैं तो सस्वर वाचन, मतलब स्वर के साथ, ध्वनि के साथ उसका उच्चारण करना, उसको सस्वर वाचन कहते हैं। मौन वाचन मतलब बिना उच्चारण किए। सुलेख पर टिप्पणियाँ लिखिए, जैसे लोकगीतों की क्या विशेषताएं हैं। श्रवण कौशल को उत्तम बनाने के उपाय लिखिए। पठन के समय ध्यान देने वाली बातों को बतलाइए। तो ये जो है आप स्वयं इनको जो है पढ़िएगा और समझिएगा। फिर है अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, स्वाभाविकता, शुद्धता, स्पष्टता, बोधगम्यता, सर्वमान्य भाषा, शिष्टता, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। अब ये नहीं कि अच्छी मौखिक जो अच्छा वक्ता होता है तो उसके अंदर स्वाभाविकता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना होना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, बोधगम्यता होती है, सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए कि ऐसी भाषा से भाषण दें हम, ऐसे लैंग्वेज से कि सबको समझ में आ जाए। शिष्टता होनी चाहिए उसमें, श्रोताओं के अनुकूल होना चाहिए। अब श्रोता नहीं सुन रहे हैं, हम आप बोलते चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन के गुण, शुद्धता होना चाहिए उसमें। सस्वर वाचन मतलब होता है, अभी हमने बताया, जो बोल करके उसमें शुद्धता होनी चाहिए। मुद्रा, धारा प्रवाह होना चाहिए। वाचन शैली, धारा प्रवाह मतलब कि एक जैसे नीचे लिखा है मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखे, तो ये धारा प्रवाह है। जैसे हम पढ़ें मौखिक भाषा शिक्षण, इस तरह पढ़ेंगे, ये धारा प्रवाह नहीं है। और पढ़ने का एक मुद्रा होना चाहिए
ये नहीं कि धीरे तेज ऐसे जो है इस तरह नहीं, और अच्छे से मतलब बोलना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार जो है आप लोग इसको पढ़िएगा और समझिएगा, जो समझ में ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।